हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप बात करें सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले तो हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है, और ये जो सब्जेक्ट है स्पेशली जो हमें पढ़ रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसी भी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जिससे कि उसमें कोई भी फेलियर नहीं होता, ठीक है ना। फेलियर को बचाने के लिए मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है बेसिक से। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे बताया गया है द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड एंड अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब कोई भी मटेरियल हम डिज़ाइन करते हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग है चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग होगी तो वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होंगे बहुत सारे, ठीक है, और मैकेनिकल होंगी तो वहाँ पे आपके मशीन पार्ट होंगे, मशीन के कुछ कंपोनेंट होंगे, जिसमें क्या होने वाला है, आपका लोड अप्लाई होने वाला है। और इस लोड के अप्लाई होने के कारण ऐसा हो सकता है कि आपके मटेरियल में फेलियर आए या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो। उस फेलियर को बचाने के लिए मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना या फिर ऐसे मटेरियल को यूज़ करना जो कि पावरफुल है, जो कि स्ट्रेंथ में जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, जो भी प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं वो उसकी अच्छी हैं, एज पर रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके बाद देखें, द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डील्स विद फोर्सेस एंड डिफॉर्मेशंस दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर एक्टिंग ऑन अ मटेरियल। ठीक, तो यहाँ पे फोर्सेस आप किसी बॉडी पे या किसी मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि उसका रिएक्शन क्या है या फिर उसका डिफॉर्मेशन क्या है, ठीक है ना। रिएक्शन कह लें या डिफॉर्मेशन कह लें, उसको जब आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। क्या बोला हमने, कोई मटेरियल है, कोई बॉडी है, उस पर कोई लोड अप्लाई किया और वो लोड उसमें फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना क्रिएट करे, इसलिए हमने ऐसा मटेरियल यहाँ पे चूज़ किया। और साथ ही साथ हम उसमें ये स्टडी करेंगे कि उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उससे उसमें कोई डिफॉर्मेशन या रिएक्शन जो है वो किस किस तरीके का आ रहा है, उस तरीके से हम वहाँ पर मटेरियल को किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी मशीन कंपोनेंट में ऐड करेंगे, लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे आपका कॉलम है, जैसे आपका फुटिंग है, बीम है, ठीक है, और स्लैब है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें, अगर एक एक स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे एक एक मेंबर की बात करें, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके के मेंबर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीम क्या है, एक दिख रहा होगा आपको, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है और कॉलम क्या है, वर्टिकल मेंबर है। तो इस पर कोई ना कोई लोड अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा लोड है, ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल जब लोड हो रहा है इसके अपने लोड के अपने वेट के कारण, उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलम पे तो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, एक्सियल फोर्स कह लें या कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, और बीम पे क्या लग रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा होता है इसके अपने वेट के कारण। कैसे लग रहा है शेयर फोर्स और क्या होता है एक्सियल फोर्स, इन दोनों को हम यहाँ पे समझेंगे आगे लोड को पढ़ते हुए। बट हमें यहाँ पे बेसिक ये जानना है कि बीम हमारी है और बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, कॉलम आपका वर्टिकल मेंबर है जिस पे कि लोड लग रहा है और कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्शन आ रही है, दिख रहा होगा आपको फुटिंग पे, ठीक है। तो लोड को पढ़ना साथ साथ रिएक्शन को पढ़ना किसी भी बॉडी पे, किसी भी मटेरियल पे, ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। इसी के बेस पे हम किसी भी बॉडी को डिज़ाइन करते हैं। उसका शेप और साइज डिपेंड करता है इस पर कि उस पर कैसा लोड पड़ रहा है और कैसी रिएक्शन वो दे रहा है, राइट। तो इससे हमारा फेलियर भी डिसाइड होता है। हमने यहाँ पे देखा जो कॉलम है उस पर कंप्रेशन लोड लग रहा है और उसमें रिएक्शन क्या आ सकता है, या तो ये बकल कर सकता है या फिर ये क्रश हो सकता है, ठीक है ना। कंप्रेशन और बकलिंग दोनों रिएक्शन इसमें जनरेट हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास बीम है, उसमें आप लोड लगा रहे हैं तो उसमें शेयर हो सकता है, इसका मतलब ये एक जगह से कट सकती है, ठीक है ना, शेयर हो सकता है। और हमारे पास फुटिंग है, उसमें भी क्रशिंग हो सकती है। तो ये हमारे डिफरेंट मेंबर हैं जिसमें अलग अलग रिएक्शन आपको मिलती है अलग अलग लोड लगाने पर। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये शाफ्ट है, ये मेंबर है, इस A to B पूरे को देखें तो इस पर कौन कौन से लोड लग रहे हैं, इस पर कौन कौन से लोड लग रहे हैं। इस पे एक लोड लग रहा है शेयर, जिसको आप रेडियल भी बोल सकते हैं, शेयर बोल दीजिए, रेडियल बोल दीजिए, या फिर आप इसको ट्रांसवर्स लोड बोल दीजिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, इसलिए हम इसको शेयर बोलेंगे या रेडियल बोलेंगे या ट्रांसवर्स बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपका एक लोड लग रहा है जिसको हम एक्सियल बोलेंगे, जिसको हम एक्सियल लोड बोलेंगे। अगर हम इसको घुमाएं
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका अभी तो यहाँ पे क्या है, आपके पास बियरिंग लगी हुई है, अगर ये बियरिंग ना हो तो ये क्या करेगी, स्लाइडिंग मोशन करेगी आगे पीछे, तो उसको रोक रहा है आपका बियरिंग, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सियल फोर्स भी लग रहा होता है। तो एक्सियल फोर्स भी लगता है आपका शाफ्ट पे, और इसी तरीके से आपका शेयर भी लगता है या रेडियल भी लगता है। तो यहाँ पे हमने कहा उसी के हिसाब से क्या क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन होंगी, लोड लग रहा है आपका शेयर और एक्सियल, तो एक्सियल के हिसाब से यहाँ पे टेंशन हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है, किसमें, रिएक्शन में। इसी तरीके से शेयर लग रहा है तो यहाँ पे पूरी बेंडिंग हो सकती है इस तरीके से, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। आगे हम देखें यहाँ पे, तो जो भी हमारे पास बॉडी होगी बेसिकली उसमें एक लोड लग रहा होगा और कुछ ना कुछ उसकी रिएक्शन होगी। क्या कहा हमने, कोई भी हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास कोई बॉडी है और इसमें क्या लग रहा होगा, कोई ना कोई लोड अप्लाई किया जा रहा होगा और उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। लोड क्या हो सकता है, हमने कहा एक्सियल हो सकता है, शेयर हो सकता है, या फिर आपका टॉर्क हो सकता है, ठीक है। और आपका रिएक्शन क्या होगा, एक्सियल हो सकता है, ठीक है, बल्किंग हो सकती है, यहाँ पे आपका शेयर हो सकता है, इसी तरीके से आपका ट्विस्टिंग हो सकती है रिएक्शन में। अगर हम बात करें बॉडी की, ठीक है, लोड हमने कह दिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, रिएक्शन हमने उसी लोड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा लोड किस बॉडी पे लगाया जा रहा है। अब हम यहाँ पे बात करें बॉडी की, तो बॉडी शेप मटेरियल साइज के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ कोई भी बॉडी की, तो वो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, परफेक्ट रिजिड बॉडी, 3 टाइप में कैटेगराइज हो जाती हैं। हालांकि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हम देखेंगे यहाँ पे, पर हम यहाँ पे ये समझें कि हमारी इलास्टिक बॉडी है, सिर्फ हम ये समझें कि जो इलास्टिक बॉडी है उसका मतलब क्या है। इलास्टिक बॉडी मतलब अगर मैंने किसी बॉडी पे लोड लगाया, लोड हटाने के बाद मैंने किसी बॉडी पे लोड अप्लाई किया और लोड हटाने के बाद बॉडी ने क्या किया, जो उसका पहले से शेप था, साइज था, उसको रिगेन कर लिया, तो वो हमारी हो गई इलास्टिक बॉडी। अगर हमने लोड हटाया, ठीक है, पहले हमने लोड लगाया बॉडी पे और लोड हटाया तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक बॉडी। अगर हमने लोड लगाया और बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंज ही नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नेग्लिजिबल हुआ, उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। और यहाँ पे हमने लिखा है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। परफेक्ट मतलब जो पूरी तरीके से इलास्टिक है, मतलब मैंने किसी बॉडी पे लोड लगाया, लोड लगाने से क्या हुआ कि ये बॉडी ऐसे पिचक गई, बाद में ये वापस से ही ऐसी ही हो गई, तो वापस से ही ये जब ऐसी ही हो गई तो ये कंप्लीटली वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। ऐसा इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि परफेक्ट जैसा केस कुछ नहीं होता। इसी तरीके से आपने किसी बॉडी पे लोड लगाया और वो ऐसी की ऐसी ही रह गई, वो ऐसी की ऐसी ही रह गई, ये भी इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से आपने लोड लगाया और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट ना हो, ये भी इम्पॉसिबल है। कोई भी बॉडी है उसमें आपने लोड लगाया तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसमें क्रिएट होगा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पे समझने के लिए कि आपके पास इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी, 3 टाइप की बॉडी होती हैं, ये हमने देखा। आइए बात करते हैं लोडिंग के बारे में। डायरेक्ट लोड की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप की लोडिंग हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहला है नॉर्मल या एक्सियल लोडिंग। नॉर्मल और एक्सियल लोडिंग कुछ भी आप कह सकते हैं, मतलब ये ऐसी लोडिंग होती है जो किसी भी बॉडी पे उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल लगे, राइट। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, या इसको आप क्रॉस सेक्शन मान लें, इसको आप क्रॉस सेक्शन मान लें। तो इस क्रॉस सेक्शन के जो भी परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, जो लोड लगेगा, वो हमारा डायरेक्ट या एक्सियल लोड कहलाएगा। या फिर आप ये कह लें कि जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये दिख रही होगी आपको, जो बीच से पास हो रही है, उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जब पैरेलल कोई लोड लगाया जाता है तो उसको हम डायरेक्ट या एक्सियल लोड कहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टाइप आता है एसेंट्रिक एक्सियल लोड। एसेंट्रिक मतलब ये हमारा है सेंटर पॉइंट, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है, राइट, क्योंकि ये रेगुलर है। और इस सेंटर पॉइंट से अगर हट करके कहीं भी दूर पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल या फिर इस सरफेस के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। जो सेंटर टू सेंटर लगे उसको डायरेक्ट एक्सियल लोड, जो सेंटर से कुछ दूरी हट करके कहीं भी लगे, चारों तरफ कहीं भी लगे, उसको हम बोलेंगे एसेंट्रिक एक्सियल लोड, राइट। अब यहाँ पे डायरेक्ट और एक्सियल लोड 2 टाइप के होते हैं, दिख रहा होगा आपको, टेंशन और कंप्रेशन। तो टेंशन जो होता है वो बॉडी से दूर की तरफ लगता है, मतलब कोई बॉडी है और उस
उससे दूर की तरफ लगने वाला जो भी फोर्स होगा उसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, और लोड हो गया वो टेंशन। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे और रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे इससे। ठीक है, कोई हमारे पास सर्किल होगा, उसके अंदर हम पॉइंट बनाते हैं, इस तरीके से हम ये शो करते हैं कि ये जो फोर्स है ये बॉडी से दूर की तरफ लग रहा है। और कंप्रेशन फोर्स भी होता है, कंप्रेशन लोड भी होता है जो बॉडी की तरफ लगता है। तो बॉडी से दूर की तरफ लगने वाले फोर्स के कारण ऑब्वियसली बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और बॉडी की तरफ लगने वाले फोर्स के कारण ऑब्वियसली बॉडी की लेंथ जो होगी शॉर्टन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारे पास बेसिक लोडिंग में आता है, एक्सियल लोड। तो हमने कहा कि टेंशन में क्या होगा, वो बॉडी कुछ खिंच जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो रिएक्शन क्या हुआ, ऑब्वियसली टेंशन। और यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ कंप्रेशन में, क्रशिंग या फिर बल्किंग भी हो सकती है अगर इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। अगर ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किसी पाइप की तरह हो जाए, तो वहाँ पे जब आप फोर्स कंप्रेशन फोर्स लगाएं तो यहाँ पे ये अपनी एक्सिस से कुछ लेटरली लेफ्ट या राइट जब खिसक जाता है उसको हम बोलते हैं बकलिंग। तो ये भी रिएक्शन देखने को आपको मिल सकता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं उस रिएक्शन की जो यहाँ पे किसी ऐसे फोर्स से लग रहा है जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे एसेंट्रिक एक्सियल लोड है। ठीक है, अभी तक तो हमने बात करी डायरेक्ट एक्सियल लोड की। अब एसेंट्रिक की बात करें तो हमने कहा कि सेंटर से, ठीक है, या फिर आप कहें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इस लेमिना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस दूर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आपका एसेंट्रिक एक्सियल लोड है। ठीक है, कहीं भी चारों तरफ इस पॉइंट को छोड़ करके, ठीक है, सेंटर पॉइंट को छोड़ करके चारों तरफ कहीं भी लोड अगर आप लगाते हैं, कहीं भी आप फोर्स लगाते हैं तो वो आपका एसेंट्रिक एक्सियल लोड है। ठीक, अब एसेंट्रिक एक्सियल लोड के रिएक्शन क्या है, इसमें तो हमने पढ़ लिया कि रिएक्शन क्या है, टेंशन, और दूसरे में कंप्रेशन या बकलिंग। अब इसमें क्या क्या है रिएक्शन, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो कंप्रेशन हो रहा है, इसकी तरफ लग रहा है। ठीक है, तो कंप्रेशन है, इससे दूर भी लग सकता है तो टेंशन भी हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसे लग रहा है तो कंप्रेशन है, और दूर लगेगा तो टेंशन भी हो सकता है, तो टेंशन भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। अगर हम बात करें इस पॉइंट से देखें, चाहे दूर लग रहा है चाहे इसी की तरफ लग रहा है, बॉडी की तरफ लग रहा है, तो भी यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट मतलब जो इस बॉडी को बेंड कर रहा है, जो इस बॉडी को बेंड कर रहा है, तो वो जो लोड लगेगा उसके कारण क्या होगी, बॉडी कुछ ऐसे बेंड हो सकती है। ठीक है, बॉडी कुछ ऐसे, उसका क्रॉस सेक्शन जो था इतना ज़्यादा था, फिर अब कुछ कम हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसी कुछ बॉडी हमारी फाइनली हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेंडिंग हुई, और बेंडिंग किसके अबाउट हुई, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट। और अगर ये डिस्टेंस d दूर है, ये फोर्स हमारा सेंटर से, तो कितने का बेंडिंग मोमेंट लगा, F/d का। ठीक है, F/d का, जो कि क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग लगा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ के अलॉन्ग नहीं लगा। अगर हम यहाँ से ऐसे फोर्स लगाते तो ये इसकी इस लेंथ के अलॉन्ग लगता। ठीक है, पर अभी ये किसके लग रहा है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप था हमारे पास ट्रांसवर्स और शियर लोड। ट्रांसवर्स और शियर लोड क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई बॉडी है उसके परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लग रहा है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब कोई फोर्स लगे उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट शियर लोड। अगर इसके पैरेलल लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको भी किसके पैरेलल, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, राइट। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, या तो हम इसको कहें कि ये जो आपका फोर्स है ये इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, या फिर हम ये कहें कि ये पैरेलल लग रहा है इसके क्रॉस सेक्शन के। ठीक है ना, ये भी आपका क्रॉस सेक्शन है, ये भी आपका क्रॉस सेक्शन है, इसको हमने क्रॉस सेक्शन माना हुआ है। हम इसको भी मान सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि हमने बॉडी के कौन से पार्ट को क्रॉस सेक्शन माना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट शेयर लोड हमने ये कहा। अब एसेंट्रिक शेयर लोड क्या होगा, दो टाइप के शेयर लोड हो जाएंगे। तो दूसरा जो होगा वो एसेंट्रिक होगा। एसेंट्रिक मतलब जो भी इस सेंटर पॉइंट से थोड़ा भी डिस्टेंस दूर लग रहा है, जो भी लोड इधर से उधर से किसी भी तरीके से, वो हमारे सारे ये एसेंट्रिक शेयर लोड हो गए। ये सारे एसेंट्रिक शेयर लोड हो गए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एसेंट्रिक एक्सियल लोड, जो कि इस सेंटर से दूर हट के कहीं दूसरी डिस्टेंस पे लग रहे थे। ऐसे ही ये जो लोड हैं ये भी लग रहे हैं और इस सेंटर से दूर कहीं लग रहे हैं। तो जितनी भी डिस्टेंस दूर लग रहे हैं
वो आपका एसेंट्रिक शेयर लोड होगा। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। तो पहले वही नॉर्मल डायरेक्ट शेयर लोड जो हमने अभी पढ़ा, तो उसमें आपका बॉडी क्या करती है, कैसे रिएक्ट करती है, जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी कुछ ऐसे टिल्ट हो जाती है किसी एक एंगल पे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियसली शेयर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए शेयर फोर्स क्या है, शेयर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जैसे आपके पास कोई यहाँ पे बॉडी है और उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप नाइफ से कट कर रहे हैं। तो नाइफ से जब आप कट करेंगे तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगी, ठीक है ना, वो बॉडी जो है दो हिस्सों में कट जाएगी। तो काटने के लिए जो फोर्स यूज होता है उसी को हम बोलते हैं शेयर फोर्स। तो शेयरिंग मतलब किसी बॉडी को काटना, और काटने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी प्लेन के पैरेलल आपको फोर्स लगाना पड़ता है, किसी भी प्लेन के पैरेलल आपको फोर्स लगाना होता है। और उससे क्या होता है कि एक प्लेन दूसरे प्लेन से कुछ दूर चले जाता है, हट जाता है या कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेन दूसरे प्लेन से दूर हो गया, किस वजह से, शेयर के कारण। तो जहाँ पे भी आपका ट्रांसवर्स लोड लगेगा, मतलब प्लेन के पैरेलल लोड लगेगा, उसको आप शेयर लोड कहेंगे। और यहाँ पे भी यही हो रहा है, तो उसके कारण आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपका। अब रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे शेयर होगा, मतलब कि एक प्लेन दूसरे प्लेन से कटेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका लग रहा है, अगर आप देखें ये फोर्स लग रहा है। बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसके कारण बेंड हो रहा है यहाँ पे। तो बेंड कैसे होगी बॉडी, इस तरीके से देख रहे हैं आप। तो ये बेंड ऐसे भी हो सकती है, ये बेंड कुछ इस तरीके से भी आपकी बॉडी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कितनी फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे भी आपकी बॉडी कुछ बेंड हो सकती है। तो ये जो बेंडिंग फोर्स है ये इसकी पूरी लेंथ पे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, F फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L, ठीक है ना। F फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L है, हमें पता है, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। अगला देखें, एसेंट्रिक शेयर लोड लग रहा है। तो एसेंट्रिक मतलब हमने कहा सेंटर से हटके किसी डिस्टेंस d डिस्टेंस दूर लग रहा है। तो यहाँ पे अब रिएक्शन क्या क्या होंगी, तो साफ साफ दिख रहा है, एक तो शेयर होगा, कटिंग होगी, दूसरा यहाँ पे बेंडिंग भी होगी, बेंडिंग तो होगी पिछले जैसा केस है, ठीक है। शेयर भी होगा, बेंडिंग भी होगी, कितने की होगी आपको दिख रहा है। टर्निंग भी होगी। टर्निंग कैसे होगी, इस सेंटर के अबाउट ये बॉडी ऐसे ट्विस्ट करेगी, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है, क्योंकि एक जगह से फिक्स है। अगर एक जगह से फ्री होती तो इसको टर्निंग मोमेंट बोलते, एक जगह से फिक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट। और ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या होगा, ये बॉडी कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। देखिए अभी तक हमने यहाँ पे लोड पढ़े, तो हमने देखा बेसिकली यहाँ पे कि डायरेक्ट लोड दो टाइप के हैं, नॉर्मल कह लो या एक्सियल कह लो, दूसरा है ट्रांसवर्स या शेयर। तो हमने देखा कि नॉर्मल और एक्सियल में क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है क्रॉस सेक्शन के और इसमें पैरेलल लगता है क्रॉस सेक्शन के, बेसिक सी बात। उसी के बाद हमने कुछ टाइप देखे, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्सियल लोडिंग है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और एसेंट्रिक भी हो सकती है, और ट्रांसवर्स या शेयर लोडिंग है वो डायरेक्ट भी हो सकती है या एक्सियल भी हो सकती है। तो कुल मिला के हमारे पास 4 लोड आए, 2 तो हमारे आगे आपके नॉर्मल एक्सियल से डायरेक्ट और एसेंट्रिक, इसी तरीके से शेयर और ट्रांसवर्स से भी 2 आ गए, डायरेक्ट और एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर जब फोर्स लगे, चाहे वो हो आपका एक्सियल फोर्स या फिर हो शेयर। अब बात करें, देखिए अभी हमने लोड की बात करी, तो बेसिकली हमने 2 टाइप के लोड देखे थे, एक्सियल और ट्रांसवर्स। अब हम बात करें तो डिफरेंट बेसिस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें या टाइम के बेसिस पे आप देखें, तो लोड आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक लोड, दूसरा होता है डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड वो लोड होते हैं जो जहाँ पर आपकी जो लोड है वो स्टैटिक है, वो हिल नहीं रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट बन चुका है। तो ऐसे जितने भी लोड हैं, जैसे आपके पास छत में कोई ऐसी चीज़ है जो कभी हिलती नहीं है, वो हमेशा वहीं पे रहती है, तो वो क्या हो गया आपका डेड लोड, ठीक है, वो हो गया आपका डेड लोड। स्टैटिक लोड के अंदर आएगा, उसको हम कहेंगे डेड लोड। और कोई वहाँ पे ऐसा लोड है जो बढ़ते ही रहता है और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो 2 टाइप के हमारे पास यहाँ पे लोड हैं। तो पहला लोड हमने देखा, आपके पास 5 न्यूटन लोड है और वो लोड आपका हमेशा के लिए रहता है किसी एक जगह पे, तो वहाँ पे आपका जो लोड है वो कांस्टेंट है और वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, t=0 पे, ठीक है ना। t=0 से ही वो लोड कितना है, फिक्स है, 5 न्यूटन है, तो उसको हम बोलेंगे डेड लोड। अगर ग्रेजुअली अप्लाइड होगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और एक टाइम आएगा जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड हमने कहा डायनेमिक लोड। डायनेमिक में पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मोशन होगा, तो
मोशन होगा तो कैसे होगा, जैसे इम्पैक्ट और शॉक लोड की बात करें या सडन लोड की बात करें, दोनों एक जैसे ही हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत मिनिमम टाइम में मोशन तो होता है बॉडी का, पर उससे जो लोड अप्लाई होता है वो बहुत, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, पर वो क्या करता है बहुत ही कम टाइम में, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या करता है, बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई करता है, तो वो आपका डायनेमिक लोड हो गया। इसी तरीके से आपका फटीग और साइक्लिक लोड होता है, वो भी डायनेमिक लोड है। इससे क्या होता है, जैसे फटीग और साइक्लिक लोड की हम बात करें तो मान लिया मेरे पास कोई इस तरीके से स्टिक है, ठीक है। अब ये स्टिक क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबल है, लचीली है। तो अब आप क्या करते हैं, इसको आप तोड़ते हैं। तो अगर आप इसको तोड़ते हैं तो आप इसको एक साइड से तोड़ेंगे ऐसे, ठीक है, पहले आपने फोर्स लगाया, फिर आप इसको दूसरी साइड से तोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। आप इस पे पहले इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, एक तो आप फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, एक आप ऐसे फोर्स लगाते हैं और एक आप ऐसे फोर्स लगाते हैं इस तरीके से। दूसरी बार आप कैसे फोर्स लगाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो क्या होता है, यहाँ पे आपने दोनों तरीके से लगाया। एक बार आपने क्या करा, पॉजिटिवली लोड लगाया, फिर आपने नेगेटिव लोड लगाया, पॉजिटिव लगाया फिर नेगेटिव लगाया। पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड में जब आप लोड लगाते हैं किसी भी बॉडी पे दोनों साइड से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फटीग या साइक्लिक लोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो फटीग जो लोडिंग है ये क्या होती है, हमारी फ्रिक्वेंट लोडिंग होती है, मतलब कि कुछ कुछ समय में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज होती है। क्या, दोनों चीज़ चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो पहले आपने कहा कोई स्टिक है, उस पर आपने ऐसे लोड लगाया, तो इससे क्या होगा, ऊपर की ओर यहाँ से इसके फेलियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने पहले इस तरीके से लगाया, ठीक है, फिर आपने इस तरीके से लगाया, तो अब आपका फेलियर यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है, ठीक। तो इसी पॉइंट पे या फिर इसी पूरी बॉडी पे आपने दो तरीके से फोर्स लगाया, दो तरीके से लोडिंग करी, और उसमें क्या पता चला आपको कि एक में आपका पॉजिटिव हो गया मान लिया, दूसरे में आपका नेगेटिव हो गया। एक में मैग्नीट्यूड हो गया मान लिया कम और दूसरे में मैग्नीट्यूड हो गया ज़्यादा। तो ये आपका वेरी कर सकता है, इस तरीके से आपका लोड हो सकता है। अब हम बात करें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, देखिए अगर आपकी जो डायरेक्शन है क्रॉस सेक्शन की, उसके हिसाब से आपके पास दो आते हैं। हमने बात करी थी अभी जिसको हमने कहा था कि दो मेनली लोड होते हैं, एक्सियल और ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमने साफ साफ दिख रहा है आपको चार मेन लोड होते हैं जिसकी हमने बात करी थी, ठीक है। एक तो डायरेक्ट एक्सियल लोड, दूसरा होता है एसेंट्रिक एक्सियल लोड, तीसरा होता है डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड, और चौथा होता है एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कंसंट्रेटेड लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड वो लोड होगा जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड वो लोड होगा जो पॉइंट पे न लग करके सेम डिस्टेंस मेंटेन भी कर सकता है और यूनिफॉर्मली भी लग सकता है। अगर यूनिफॉर्मली लग रहा है तो यूडीएल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली लग रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होगा, बट नॉन यूनिफॉर्म का केस हम यहाँ पे ज़्यादातर स्टडी नहीं करते हैं। इसी तरीके से आपका यूवीएल भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका लोड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, या धीरे धीरे आपका जो लोड है वो घट रहा है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। और एक होता है आपका यूटीएम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो उसमें क्या होता है, आपका मोमेंट जो है हर पॉइंट के बाद, यहाँ पे कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, हर पॉइंट के बाद आपका एक एक मोमेंट लगा दिया जाता है, ठीक। तो ये बेसिक से हमारी लोडिंग होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन की। जैसे हमारे पास कोई एक आर्म है, ये मान लिया हमारे पास कोई आर्म है, और इसमें क्या करना है, हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पर आपको दिख रहा होगा ये लोड लग रहा है, इस पर पी लोड अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने इस आर्म पे, इस सी पॉइंट पे ये फोर्स पी लगाया है, ठीक है, ये थोड़ा इधर दिख रहा है बट ये सी पे लगाया है, मान लें सी पे लगाया है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है कि जब भी मेरे पास एक्सियल लोडिंग होती है तो यहाँ पे आपको एक्सियल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। टेंशन या कंप्रेशन आपने लगाया तो टेंशन या कंप्रेशन आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये फिक्स किया गया है, ये एक पॉइंट से ये फिक्स किया गया है, ये शाफ्ट घूमेगा नहीं, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पे रिएक्शन निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर बॉडी मोशन में है तो हम यहाँ पे कैसे रिएक्शन निकालेंगे, मैंने मतलब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, अब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो फिक्स नहीं है तो चलने लग गई, तो यहाँ पे रिएक्शन की बात ही क्या हुई, यहाँ पे तो फ्रिक्शन हो जाएगा। तब तो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बॉडी को मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स कर देते हैं और फिर हम उस पर लोड लगाते हैं और फिर हम उसमें रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या क्या इसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी इसीलिए ये यहाँ पे
मैकेनिक्स से डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर मेरे पास एक्सियल लोडिंग हो रही है तो यहाँ पे मुझे एक्सियली रिएक्शन मिलेगा। अगर आपके एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग हो रही है तो एक्सियल रिएक्शन मिलेगा ही, टेंशन कंप्रेशन, साथ ही साथ आपका बेंडिंग मोमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं सी की पेरीफेरी पे कोई एक्सियल लोड लगाऊं तो वो आपका एसेंट्रिक एक्सियल लोड हो जाता और उसमें आपको जो रिएक्शन मिलती साथ साथ वो कंप्रेशन तो होता, साथ ही साथ वो बेंडिंग भी होती, हमने देखा था ऊपर। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांसवर्स शेयर लोड या शेयर लोड है, उसमें आपको ये रिएक्शन मिलते हैं। अगर हमारे पास एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड है तो हमें ये डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिलेंगे, शेयर, बेंडिंग मोमेंट और टर्निंग मोमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो इसी को ही समझते हुए हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं और इसमें ये जो लोड लग रहा है P, इसके हिसाब से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा और अगर मिलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखें, अगर हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ये सब कुछ, तो यहाँ पे देखें अगर आप CD पहले मेंबर को लें हम और हम C पे फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पोजीशन है इसकी ये यहाँ पे है, ठीक C के सेंटर पे। C के सेंटर पे है तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये एक्सियल लोड है। एक्सियल लोड होता कब होता, जब ऐसे फोर्स लग रहा होता। तो ये एक्सियल लोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। एक्सियल लोड का भी कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे तो एक्सियल लोड तो लग ही नहीं रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखें अगर आप, तो एसेंट्रिक एक्सियल लोड है क्या, ये जो है ये कैसा लोड है, ये सी पे लग रहा है, ठीक है। तो ये कैसा लोड हो गया सी के लिए, ठीक है। इसको आप यहाँ से हटा करके साफ साफ देखें, पी लोड जो है सी के सी पॉइंट पे सेंटर पे लग रहा है, इस शाफ्ट के, इस क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे लग रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो लोड लग रहा है इससे इस मेंबर सी डी पे क्या क्या होगा। तो पहली बात तो ये क्या है, हमने कहा ये क्या है, इसका शेयर लोड है। और शेयर लोड क्या है, ये आपका डायरेक्ट शेयर लोड है, ठीक है। डायरेक्ट शेयर लोड है या फिर आप इसको कहें कि बेसिक शेयर लोड है, जिसको आप ट्रांसफर शेयर लोड भी कहते हैं। कितना अमाउंट है इसका, P। कितना अमाउंट है इसका, P। तो ये जो P है ये लग रहा है। दूसरी बात, एसेंट्रिक ट्रांसफर शेयर लोड है क्या, नहीं है, हमने कहा ये क्या है, डायरेक्ट है, तो अपने आप ये जीरो हो गया। बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे कितनी बेंडिंग होगी भाई इसमें, तो ये जो P फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, CD। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 3, तो P इंटू 3 इज द बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस मेंबर। अब बात करें टर्निंग मोमेंट, क्या कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई भी कोई भी ट्रांसफर शेयर लोड या डायरेक्ट शेयर लोड आपके पास एक्ट कर रहा है तो उसमें एक शेयर रिएक्शन आएगा, दूसरा बेंडिंग मोमेंट वाला रिएक्शन आएगा। तो आपको दिख रहा है इसमें क्या आएगा, इसमें केवल और केवल शेयर और दूसरा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट केस है DE का। DE का क्रॉस सेक्शन देख लें आप ध्यान से, ये इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा अंदर इस तरीके से। तो इस DE पे क्या लग रहा है हमारा, ये जो P लोड है इसको आपको यहाँ पे रखना है इसके क्रॉस सेक्शन के आगे। अब देखना है कि इसके लिए कैसा लोड है, तो ऑब्वियसली ये इसके लिए क्या है, शेयर है। एक्सियल तो कहीं से भी नहीं है, एक्सियल लोड कहीं भी नहीं लग रहा है, तो ये कैसा लोड हो गया, इसके लिए शेयर लोड हो गया। अब ये शेयर लोड तो है बट ये एसेंट्रिक है, क्यों, क्योंकि कुछ डिस्टेंस दूर है, इस क्रॉस सेक्शन से कुछ डिस्टेंस दूर है। वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है आपकी 3 इंच, है ना, यहाँ लिखा है 3 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कहा सबसे पहले एसेंट्रिक ट्रांसफर्स शेयर लोड है, तो ये हमने कहा कितने का है, ये P लग रहा है 3 इंच दूर, ठीक है। तो P को आप क्या करना है, आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। P को आपको क्या करना है, देखिए करते क्या है हम एक्चुअली, जब मैं इस मेंबर की बात कर रहा हूँ, इस DE मेंबर की बात कर रहा हूँ, तो आपको इस P लोड को यहाँ पे रख देना है, सीधे यहाँ पे रखोगे तो आपको क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ये लोड दिखेगा साफ साफ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ये लोड दिखेगा। तो अब ये जो लोड है ये इसके पैरेलल है, तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा क्या, तो बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियसली होगा। कितने का होगा भाई बेंडिंग मोमेंट, तो आपको पता है कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा P इंटू 10 का, ठीक है। इससे वो बेंड होगा, इससे वो ऐसे बेंड हो सकता है। ये जो लोड है ये इसके अबाउट लग रहा है ना, तो ये कैसे बेंड हो सकता है, इस तरीके से फिक्स करा है आपने, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो सकता है। कैसे हो सकता है, कुछ इस तरीके से, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये यहाँ से कुछ इस तरीके से बेंड हो सकता है। तो इसमें कितने का लग रहा है, P इंटू 10 का बेंडिंग मोमेंट लग रहा है।
उसी के बाद हम देखें यहाँ पे तो P का हमने कहा इसमें एसेंट्रिक शेयर लोड लग रहा है, P/10 का हमने कहा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, और टर्निंग मोमेंट भी क्या लग रहा है इसमें। तो इसके क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन इस लोड के कारण इसी लोड को आप यहाँ पे रखें, सॉरी इसी लोड को आप देखें अगर, तो इसके कारण इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से घूमेगा, टर्न करना चाहेगा, तो इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट का रेजिस्टेंस आएगा, रिएक्शन आएगा, और कितने का होगा, P/3, इसी से तो ये टर्न होगा, तो ये P/3 का टर्निंग मोमेंट। इसी तरीके से तीसरे मेंबर पे आए, BE मेंबर पे, ठीक है ना, इस BE मेंबर पे आए तो इस पर क्या लग रहा है, एक तो इसमें सबसे पहले आप देखें तो इसी लोड को अगर आप यहाँ पे रख दें तो ये इसके लिए क्या हो गया, एसेंट्रिक शेयर लोड हो गया, ठीक, क्योंकि है तो सेंटर पे ही लग रहा है बट इतने डिस्टेंस दूर है, कितने दूर है 3 इंच दूर है, तो इसमें एसेंट्रिक शेयर लोड लग रहा है 3 इंच दूर। अब अगली बात है कि इसमें एसेंट्रिक शेयर लोडिंग है तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें तीनों चीज़ें होंगी, शेयर भी होगा, बेंडिंग मोमेंट भी होगा, टर्निंग मोमेंट भी होगा। तो शेयर कितने का होगा भाई, शेयर जितना फोर्स P लग रहा है उतना ही होगा, और बेंडिंग मोमेंट कितने का होगा, P/12, क्यों, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, तो इसके लिए ये पूरा बेंड होगा, तो ये आपका BE + DC दैट इज़ 9 + 3, तो ये P/12 का आपका बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, इससे ये बेंड हो सकता है। और टर्निंग मोमेंट की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन, टर्निंग मोमेंट जब भी आएगा तो इस क्रॉस सेक्शन के घूमने को, रोटेशन को देखना है आपने, और ये रोटेशन कितनी डिस्टेंस के अबाउट करेगा, 10, तो P/10 इज द आंसर। तो इसी तरीके से यहाँ पे बेसिक लोडिंग और रिएक्शन को समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।